नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में या डोमेस्टिक वायलेंस 2005 एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले घरेलू हिंसा होती क्या है? तो घरेलू हिंसा के अंदर हमें किसी भी महिला का पारिवारिक संबंधित व्यक्ति अगर महिला के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या मौखिक या मनोवैज्ञानिक रूप से या यौन शोषण करता है, तो उसे घरेलू हिंसा के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे घरेलू हिंसा कहते किसे हैं, उसके बाद में यह एक्ट कब का है, लागू कब हुआ, घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा क्या है, उसके बाद में घरेलू हिंसा शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है, उसके बाद में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं का संरक्षण, अर्थात इससे शिकायत करने के तहत कुछ महिलाओं को फायदा या बेनिफिट होता है या कुछ ऐसे ही है। तो सारी की सारी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने आपको बता दिया घरेलू हिंसा किसे कहते हैं। कोई महिला या पीड़िता के कोई भी परिवार का कोई सदस्य या परिवार से संबंधित कोई भी सदस्य है, वो महिला के साथ मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, जैसे शारीरिक रूप से उसे थप्पड़ मार दिया या मानसिक रूप से उसे ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है वो। ठीक है, मौखिक रूप से उसे कोई गाली दे दी और यौन शोषण आप जानते हैं, ये सारे के सारे घरेलू हिंसा के अंदर काउंट किए जाते हैं। यह अधिनियम कब का है? तो यह अधिनियम आया, तो एक्ट तो है ये 2005 का, और लागू हुआ था 26/10/2006 पूरे देश भर में। जब ये लागू हुआ था तो 70% महिलाएं हैं वो किसी न किसी रूप से घरेलू हिंसा से पीड़ित थी। ठीक है, इसके अंदर दे रखा है, आप देख सकते हो 70% महिलाएं हैं वो शिकार थी घरेलू हिंसा की। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन मोटिव था वो था कि घरेलू हिंसा से महिलाओं को विधिक या कानूनी संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, ताकि कोई भी जैसे कोई भी महिला का पति है वो शराब पीकर उसे पीटता है, तो थाने के अंदर जाकर उसकी शिकायत कर सकती है। ठीक है, या किसी भी महिला का तलाक हो जाए, जैसे अभी रिसेंटली हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हो गया, तो उसका बच्चा उसके पास रहेगा या नहीं रहेगा, उसकी संपत्ति है वो आदि उसकी वाइफ लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी, वो सारे के सारे प्रावधान है वो 2000 एक्ट 5 के तहत आते हैं। तो देखिए उसका रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा, आप देखते रहिए। घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा। घरेलू हिंसा की कानूनी क्या परिभाषा है, ये मैंने बता दिया आपको। 2005 का अधिनियम 6 में लागू हुआ था। घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषा के अंदर क्या है, यहाँ से है, प्रतिवादी का कोई बर्ताव या भूल या किसी और को काम करने के लिए नियुक्त करना घरेलू हिंसा में माना जाएगा। यदि कोई लेडीज है वो किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाती है और उसकी जगह किसी दूसरे को काम पर रख लिया जाता है बिना किसी गलती के, बिना किसी अयोग्यता के, तो वह भी घरेलू हिंसा के अंदर काउंट किया जाएगा। ये बात बोल रहा है। ठीक है, कै के अंदर क्या बोल रखा है, क्षति पहुंचाना। यदि कोई किसी लेडीज को क्षति पहुंचा देता है, कोई जख्मी कर देता है, पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य, जीवन, अंगों या हित को मानसिक और शारीरिक तौर से खतरे में डालना या ऐसा करने की इंटेंशन या नियत करना, नियत रखना, या इसमें शारीरिक, यौनिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल है। ये सारी कोई भी ये इनमें से कोई भी एक्टिविटी अगर फुलफिल करता है तो वो घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट का उल्लंघन करता है, और उसे दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है। ठीक है, ये प्रावधान है। दहेज और क्या है, ख में दे रखा है, दहेज मांगता है तो भी संपत्ति, अमूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए महिला या उसके रिश्तेदारों को मजबूर करने के लिए यातना देना या नुकसान पहुंचाना, ये भी घरेलू हिंसा के अंदर काउंट किया जाएगा। ग के अंदर पीड़ित या उसके निकट संबंधियों पर उपरोक्त वाक्यांश में सम्मिलित क और ख में सम्मिलित किसी आचरणों के द्वारा दी गई धमकी का प्रभाव होना, धमकी देने पर भी घरेलू हिंसा के अंदर काउंट किया जाएगा उसको। पीड़ित को शारीरिक या मानसिक तौर पर घायल करना या नुकसान पहुंचाना, ये भी घरेलू हिंसा के अंदर काउंट किया जाएगा। अब घरेलू हिंसा, शिकायत किया गया कोई व्यवहार या आचरण घरेलू हिंसा के दायरे में आता है या नहीं, इसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्य विशेष के आधार पर किया जा सकता है। अर्थात अदालत है वही फैसला करेगी कि घरेलू हिंसा है या नहीं है। इतने जो पॉइंट गिनाए हैं ये तो घरेलू हिंसा के अंदर आते ही आते हैं। इसके अलावा भी कोई नया मामला आता है तो उसके ऊपर अदालत है वो अपना फैसला सुना सकती है। शारीरिक हिंसा मतलब शरीर को कोई नुकसान पहुंचा देते तो वह शारीरिक हिंसा के अंदर काउंट किया जाएगा। घरेलू हिंसा में किस प्रकार की हिंसा सम्मिलित है, तो शारीरिक हिंसा तो सम्मिलित है, यौन हिंसा, यौन आप जानते हो, यौनिक हिंसा और मौखिक और भावनात्मक हिंसा है। अर्थात मुख के द्वारा गाली गलौज कर दिया जाता है किसी महिला या लेडीज को, और भावनात्मक रूप से कि जैसे कोई लेडीज है वो इसको उसके बच्चे नहीं हो रहे उसको बांझ बोल दिया जाता है, तो वो भी भावनात्मक हिंसा के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसमें दे रखा ना कटाक्ष, व्यंग्यात्मक टिप्पणियां या कटाक्ष इत्यादि को भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर काउंट किया जाता है। उसके बाद में घरेलू हिंसा की शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है, तो कोई भी आदमी है वो घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवा सकता है, चाहे उसकी पत्नी है, लिव इन पार्टनर्स है तो वो भी, बहनें, कोई बहन है कोई पुरुष की, उसके साथ अगर कोई संबंधित कोई मारपीट हो तो वो करवा सकती है। माता पिता भी माता भी करवा सकती है, बेटियां करवा सकती है, अर्थात लेडीज करवा सकती है, कोई भी लेडीज। ठीक है, और लेडीज अगर इस हालत में नहीं है तो दिल्ली के अंदर एक केस स्टडी है, कक्षा 7 या 8 के अंदर दे रखी है, उसके अंदर है कोई भी करवा सकता है, बाहर का व्यक्ति भी कोई देखता है तो वो भी जाकर शिकायत दर्ज करवा सकता है डोमेस्टिक वायलेंस की। इसके अलावा तो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ एक बार। इस अधिनियम के तहत यह जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति की शिकायत दर्ज कराए, पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत दर्ज करवाए। कोई भी व्यक्ति चाहे वह पीड़ित से संबंधित हो या नहीं, घरेलू हिंसा की जानकारी इस अधिनियम के तहत नियुक्त संबंध अधिकारी को दे सकता है, अर्थात कोई व्यक्ति है वो शिकायत कर सकता है। अच्छा, एक बात और जरूरी है इसमें बतानी, कि आपको ये लगे ना कि घरेलू हिंसा हो सकती है, तो उससे पहले भी आप, घरेलू हिंसा होने से पहले भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, इतनी भी छूट है।
यह कोई जरूरी नहीं है कि घरेलू हिंसा वास्तव में ही घट रही हो। घटना होने की आशंका के संबंध में भी जानकारी दी जा सकती है। आगे ना ये लाइन, आरोपी व्यक्ति से घरेलू संबंध में रहने वाली महिला के द्वारा अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। अर्थात किसी महिला को डाउट है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है अभी, तो वो पहले ही जाके थाने में रिपोर्ट लिखा सकती है उसके खिलाफ। निम्न महिला संबंधी शिकायत कर सकते हैं, पत्नियां कर सकती है, लिव इन पार्टनर्स कर सकती है, बहनें कर सकती है, माताएं कर सकती है, बेटियां कर सकती है, ये मैंने आपको बता दिया। घरेलू हिंसा के रिपोर्ट कोई व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है। कोई भी आदमी है वो मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन करेगा सीधा। घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 के फॉर्म 1 की रिपोर्ट का स्वरूप दिया गया है। पीड़िता की शिकायत में उसकी व्यक्तिगत जानकारियों जैसे नाम, आयु, पता, फोन नंबर, बच्चों की जानकारी, घरेलू हिंसा की घटना का पूरा ब्यौरा और प्रतिवादी का भी विवरण दिए जाने की जरूरत होती है। आवेदन में वांछित सहायता का भी विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए कि आप कितनी सहायता, जैसे कोई आप हार्दिक पांड्या वाला उदाहरण ले लो, उसकी वाइफ है, वो वांछित सहायता मांग सकती है कि मैं है, मेरे पास से रहने के लिए घर नहीं है, तो मैं इसका घर है वो आधी ज़मीन आधा घर ले सकती है वो इस एक्ट के माध्यम से। वो एक अलग बात है कि कानून के वकील अगर उसका अच्छा तगड़ा हो तो वो दे भी सकता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी कुछ हिस्सा तो देना ही पड़ेगा उसको। ये हमारे एक्ट के अंदर है, ऐसा प्रावधान है। ठीक है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं को संरक्षण, तो महिलाओं को क्या क्या संरक्षण, क्या क्या बेनिफिट, अब इसमें महिलाओं को बेनिफिट है इसके अंदर। देखिए, घरेलू हिंसा की शिकार महिला को निम्नलिखित सूची में से एक या एकाधिक सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है। धारा 18 क्या कहती है, सुरक्षा आदेश देती है। अर्थात किसी भी महिला को घर में है तो उसको कोई सुरक्षा दी जाती है कि उसको कोई मारे पीटे नहीं। इसलिए यदि वो स्कूल जाने वाली है तो उसको विद्यालय के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर वो काम पर जाने वाली है तो ऑफिस के अंदर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा। अच्छा, ये आदेश जारी कौन करेगा, तो मजिस्ट्रेट जारी करेगा। उसके बाद में आवास, आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पर, आप यूज करके इसको। आवास आदेश धारा 17 और 19 के तहत देती है। अर्थात ये धारा 17 ये 2005 के एक्ट की धारा 17 और 19 का आदेश है ये। इसमें अगर जैसे मैंने बोला था ना, हार्दिक पांड्या वाली नताशा है, वो हार्दिक पांड्या की वाइफ है, क्रिकेटर है वो उनका आधा रहने के लिए घर भी मांग सकती है, डिमांड कर सकती है, और उसको उनका देना पड़ेगा अगर वो डिमांड करती है, क्योंकि इसमें धारा 17 और 19 में लिखा है कि पारिवारिक संबंध में महिला को उसकी निजी संपत्ति के हक या अधिकार के बावजूद घर के साझा उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। देखिए, प्रतिवादी या उसके परिजनों को उस साझे घर में घुसने पर रोक लगाई जा सकती है। अर्थात नताशा जी है, वाइफ है, वो उनकी वाइफ है, वो उनको घर में भी नहीं घुसने देगी उनके, वो चाहें तो, मतलब जिनके हिस्से में जितनी प्रॉपर्टी आती है उतने हिस्से में। और घर के किसी हिस्से में प्रवेश की मनाही की जा सकती है जहाँ की पीड़िता रहती है। प्रतिवादी को साझे घर को बेचने या दूर रहने या अपने अधिकार को छोड़ने की तब तक मनाही है जब तक वह पीड़िता के लिए आवास की दूसरी व्यवस्था नहीं कर लेता है। जहां वह किराए पर रहते हैं उसे किराए के भुगतान की व्यवस्था करनी होगी। अर्थात हार्दिक पांड्या जी अगर ये चाहे कि नताशा जी मेरे घर में नहीं रहे तो उतनी ही प्रॉपर्टी किसी अन्य स्थान पर खरीद कर देनी होगी उनको। और अगर रेंट पर उनको छोड़ते हैं तो उसका रेंट किराया देना पड़ेगा उस घर का, ये शर्त है। आर्थिक सहायता, और किराया तो देना ही देना है घर का, उसका आर्थिक सहायता भी देनी है धारा 20 और 21, धारा 20 और 22 के तहत। अर्थात उसके लड़की है तो कमाती तो है नहीं वो घर के पास, तो उसको आर्थिक सहायता देनी होगी। अर्थात खाने, जीवन जीने के लिए, खाने पीने के लिए। 10 अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है, मुआवजे की राशि है वो प्रति माह 10,000 रुपये कर दी, वो 2005 के एक्ट के तहत धारा 20 और 22 के तहत कर दिया। हिंदू लाज का अभी मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली आया, तो इतना तो हमारा भी है लगभग है, हिंदू के लिए, सिख के लिए, जैन ईसाई के लिए इतना 10,000 रुपये के आसपास राशि है। संरक्षण आदेश और धारा 21 के अंदर है, सुरक्षा प्रदान की जाती है किसको, जो शिकायत, जिसने मजिस्ट्रेट के सामने घरेलू हिंसा के बारे में शिकायत की है, चाहे वो महिला हो या अन्य आस पड़ोस की महिला हो, उसको अगर लगता है कि जिसके खिलाफ मैंने शिकायत की है वो मुझे क्षति पहुंचा सकता है, तो देखिए अदालत पीड़िता के बच्चों या पीड़िता की ओर से शिकायत करने वाले नियुक्ति की सुरक्षा प्रदान कर सकती है। अदालत प्रतिवादी को उसके बच्चों से मिलने की अनुमति देने न देने का अधिकार भी रखती है। नाबालिग के संरक्षण के सवाल के संबंध में नाबालिग के हित के विचार को सर्वोपरि रखा जाएगा। अर्थात अदालत ही डिसाइड करेगी कि ये बच्चा है वो माँ के पास रहेगा या पापा के पास रहेगा। वो अलग अलग केस के अंदर अलग अलग है, वो डिसीजन देती है कोर्ट, सिचुएशन की कंडीशन के आधार पर। ये सारी की सारी जानकारी है वो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर जयपुर पीठ की ओर से मैंने उठाई है, तो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ये है डोमेस्टिक वायलेंस 2005। अब इसके साथ ही सेक्स और जेंडर के अंदर अंतर और पूछता है हमें, तो ये 5 अंतर है, देख लीजिए, कल के एग्जाम में पूछ सकता है आपके। सेक्स से शारीरिक और जैविक अवधारणा है, जबकि जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। सेक्स प्रकृति की देन है, अर्थात ये भगवान है वो पुरुष और स्त्री बनाता है, वो भगवान ही बनाता है, लेकिन जेंडर शब्द है वो भेदभाव को दर्शाता है, और यह समाज और संस्कृति ही बनाता है, संस्कृति के द्वारा निर्माण किए जाते हैं। ठीक है, यह एक 3 नंबर का पॉइंट देखिए, 3 नंबर का पॉइंट है, यह एक ऐसा अंतर है जो पुरुष महिला के जन्नांगों में और उससे जुड़े प्रजनन कार्यों में साफ दिखाई देता है। और तीसरा, इसका अंदर जेंडर के अंदर इसका संबंध है पुरुषोचित और स्त्रियों के गुणों, व्यवहार के तरीकों और भूमिकाओं आदि से। चौथा है, वो सेक्स को आसानी से बदला नहीं जा सकता, अर्थात जेंडर आपका चेंज नहीं किया जा सकता आसानी से, जबकि जेंडर को बदला जा सकता है। सेक्स को नहीं बदला जा सकता, जेंडर को आसानी से बदला जा सकता है। जेंडर क्या है, एक मानसिकता है, सिर्फ सोच है वो बदली जा सकती है। 2 मिनट में के अंदर आपको अगर
अच्छा नॉलेज देने वाला हो तो आपकी मानसिकता बदली जा सकती है, अर्थात जेंडर बदला जा सकता है। जबकि सेक्स है वो आपको स्त्री से पुरुष बनाने के लिए आपको ऑपरेशन के माध्यम से बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आसानी से नहीं बदला जा सकता। 5 नंबर देखिए, सेक्स अस्थायी है, अर्थात सेक्स है वो स्थायी है, हर जगह व हर समय शारीरिक रूप से महिला और पुरुष के वही अंग होते हैं। अर्थात इंडिया में देख लो चाहे अमेरिका के अंदर देख लो, महिलाओं के भी वही अंग है और पुरुषों के देखेंगे तो पुरुषों के भी वही अंग है। जबकि इधर जेंडर की बात करोगे तो जेंडर परिवर्तनशील है। जेंडर है वो जो जेंडर मतलब महिला और पुरुष के अंदर भेदभाव इंडिया में होता है, वो यूएस के अंदर नहीं होता है, अमेरिका के अंदर नहीं होता, यूरोप के अंदर नहीं होता। अर्थात जेंडर है वो परिवर्तनशील है हर जगह, लेकिन सेक्स है वो स्थायी है